तो गाइस अगर आप भी डी यू एस ओ एल एन सी या रेगुलर के स्टूडेंट हैं और आपके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको बताओ आपके एग्जाम बिल्कुल नियर आ गया है और इस वीडियो में आपने डिमांड करी थी कि भाई कमेंट में कि वन शॉट लाओ, तो मैं वन शॉट की वीडियो पूरी ले आऊँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कैसे करेंगे? सारे जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थ्योरी के न्यूमेरिकल के सारे मैं इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, ताकि आपको एक वीडियो देखने वाला आपको ये श्योरिटी हो जाए कि हाँ भाई मैंने वन शॉट में एक बार पूरा रिवाइज तो कर लिया है। ठीक है, अब मैं अपने आप को पढ़ सकता हूँ PDF से। ठीक है, सबसे पहले मैं देख सकते हैं, मैं आपको यूनिट दिखा देता हूँ। यूनिट का पेज आप अपने बुक में मैच कर सकते हैं। सेम टू सेम मैंने मैच करके देख लिया है। आपके बुक का सेम टू सेम ऐसे पेज मैच हो रहा है। इसका मतलब जो भी इस वीडियो में कराने वाला हूँ वो पूरा आपके सिलेबस के लिए, क्योंकि बाद में बच्चे ये कहते हैं भैया इसमें ये चैप्टर नहीं था, वो चैप्टर नहीं था। चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, बट आपका जितनी बुक है पूरी बुक इसमें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपका सेम टू सेम आपकी बुक का सिलेबस है इसमें सब कुछ। ठीक है, सारे चैप्टर हैं जो आपकी बुक में, बस आगे पीछे चैप्टर हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले पेज दिखाया ताकि आप ये ना हो भैया ये चैप्टर तो है नहीं, वो था नहीं, सब कुछ है, बस वो आगे पीछे होगा। ठीक है, कराने के वाला हूँ 71 पेज की PDF आपको दिख रही होगी, कराई है मैंने, बना ली है मैंने। ठीक है, अब आपको ये नहीं है कि भाई मैं आप कह रहा हूँ पूरी 70 पेज की PDF पढ़ लो कल आपका एग्जाम है, ऐसा नहीं कह रहा। आपको इसमें से मैं बता दूँगा कौन से 60 पेज पढ़ लेने सिर्फ आपको। ठीक है, 60 पेज तो यार पढ़ लो, 56 या 60 पेज पढ़ने आपको सिर्फ, जो कि आप और एग्जाम में पढ़ते हुए आए हो। ठीक है, और उसमें आपका अच्छा खासा हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर के सारे जो भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं लिख के लाया हूँ, जिसका क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख के लाया हूँ, देख सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे क्वेश्चन एज इट इज़ लिख के लाया हूँ। ठीक है, उसके आंसर भी साथ में लिख के लाया हूँ, और वो भी ईजी लैंग्वेज में, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एक जगह पर मिल जाए। और ठीक है, इसमें ओवरऑल चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों हैं इस वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं वीडियो को एंड बताऊंगा कैसे आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आप वीडियो देखिए, पूरा समझ लीजिए, एंड में बता दूं डाउनलोड कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर नीचे। ठीक है, आपके 5 मिनट मैंने दिखा दी। सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो होता है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है जो स्टडी करती है इकोनॉमी को एज अ होल, मतलब पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि मैक्रो का मतलब ही भाई और लार्ज मतलब उस पर मतलब लार्ज स्केल पर देखने की चीज़ है। माइक्रो जो होता है, माइक्रो चीज़ होती है, काफ़ी छोटी चीज़ होती है, और मैक्रो होता है लार्ज स्केल पे देखते हैं। तो मैक्रो का मतलब ये होता है कि लार्ज स्केल पे किसी चीज़ को देखना, लार्ज स्केल पे मेजर करना इकोनॉमी को। ठीक है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन तो मैं क्या करूँ, आपका कल बिल्कुल एग्जाम है तो मैं एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है। आप पहले मेरा समझोगे फिर आप याद करोगे इस चीज़ को। इससे बढ़िया मैंने ईजी लैंग्वेज बिल्कुल लिख के रहा हूँ। आप पढ़ोगे से आप पढ़ोगे कि इट लुक एट अ बिग थिंग लाइक अ टोटल इनकम, मतलब बड़ी चीज़ों पर देखते हैं। सिर्फ टोटल इनकम देख ली, टोटल आउटपुट देख लिया, टोटल एम्प्लॉयमेंट देख ली, तो मतलब ये बड़ी चीज़ों पर देखते हैं। मतलब सब कुछ समझ रहे हैं ना, काफ़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको अपने आप पढ़ सकते हैं। मेरा मोटिव सिर्फ इस वीडियो में बस ये है, आपको प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वो करा दूं ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए इस पूरी वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आपको ये आपको दिख रहा होगा, ये तो आपको 12th में था तो आपको ऐसे याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, 12th और 11th में था। उसके बाद आपको देखा काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें। आप ये मैं सोचना 70 पेजेस की PDF पे तो भाई कैसे पढ़ूंगा मैं। इसमें भाई मोस्टली ना मतलब आधी से ज़्यादा PDF इसमें 12th वाली है, 12th 11th वाली सब सिलेबस की। ठीक है, तो आपने पढ़ी हुई है वो चीज़ें, तो आप घबराओ मत इस चीज़ को देख के, इतनी बड़ी PDF है। आधी से ज़्यादा PDF आपने 12th में पढ़ी हुई है, मतलब ऑलमोस्ट पूरी पढ़ी है। ठीक है, और अभी दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। डिफरेंशिएट पूछा हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने बता दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल लेवल पर देखता है, मतलब एक इंडस्ट्री के बारे में बात करेगा, एक कंज्यूमर के बारे में बात करेगा, एक फॉर्म के बारे में बात करेगा। पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो लार्ज स्केल पे देखता है, पूरी नेशनल इनकम को देख लेगा, टोटल सेविंग को देख लेगा, पूरी इकोनॉमी को देख लेगा, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो उसके बारे में डिफरेंशिएट एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आ भी जाता है कभी कभी, तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वरना मैं लिखता नहीं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड मार सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट आर द वेरियस इशूज़ स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इशू स्टडी करे जाते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया लार्ज स्केल वाले जितने भी इशू हैं सब कुछ लार्ज स्केल की बात होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, और माइक्रो में होती है छोटे स्केल की बात, मतलब छोटी छोटी बातें, एक कंज्यूमर के बारे में, एक सेलर के बारे में, आप समझ रहे हैं ना। और इसमें होती है लार्ज स्केल के बारे में। तो अगर इशूज़ पूछे मैक्रो इकोनॉमिक्स के तो समझ लीजिए लार्ज स्केल वाले ही होंगे, जैसे कि नेशनल इनकम, जैसे मैंने ऊपर बताया नेशनल इनकम की अकाउंटिंग, नेशनल इनकम निकालना कैसे है, तो वो हमारा एक इशू है जिसको हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आपको पता है आगे आपके आएगा भी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो आप उससे भी समझ सकते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करवाते हैं इसमें। तो एक इशू होता है इसमें जो हमको स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ये भी लार्ज स्केल इशू होता है, पूरा ओवरऑल इंडिया का इशू है, तो इसको भी इसमें स्टडी करते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये पूरा ओवरऑल कंट्री का होता है, इसको भी इसमें स्टडी करते हैं। आप एक्सप्लेन पढ़ सकते हैं इसकी, मैं हेडिंग बता रहा हूँ, तो कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, आप पढ़ तो अपने आप भी सकते हैं।
काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो पूरी इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बिजनेस साइकिल आपको पता होगा 4 तरह की साइकिल होती है। पहले एक्सपेंशन होता है, फिर पीक आता है, फिर कॉन्ट्रास्ट आता है, और फिर एक तो आता है डिप्रेशन, बिल्कुल आता है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, अब बिल्कुल डिप्रेशन आता है एंड में, ठीक है। तो आपको पता होगा 4 आपने 12th में पढ़ा हुआ है सब कुछ, 12th 11th में। बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है, मतलब बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट और बैलेंस ऑफ इंपोर्ट के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। और एक्सचेंज रेट आपको बताइए, एक्सचेंज रेट क्या होता है यार, जो मतलब एक करेंसी को दूसरे में एक्सचेंज कराते हैं, तो मतलब सारे बड़े बड़े इशूज़ में आते हैं। पब्लिक फाइनेंस, मतलब आपने याद ये करना, लास्ट पॉइंट पहले बता देता हूँ, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज होती हैं, उसको भी स्टडी किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब आपको करना क्या है ना, इतना दिमाग नहीं लगाना इसमें, पता क्या करना है, सिंपल आपको जैसे मैंने हेडिंग बताई, हेडिंग याद कर लो कि इसके अंदर इशूज़ कौन से स्टडी किए जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आपको याद तो होगा, बड़ी लार्ज स्केल वाले सारे इशू होंगे, तो आपको याद कर लेना बस कि भाई नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं हम मैक्रो में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पब्लिक फाइनेंस और मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। आपने ये पढ़ लिया, एग्जाम में तो अपने आप बना के लिख सकते हैं, आपको बना के लिखना है नेशनल इनकम के बारे में, तो आप लिख दोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सीखते हैं कैसे हम टोटल आउटपुट और इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से हम अपना GDP कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट पर कैसे हम वो करते हैं, कैसे हम फिर मतलब GDP कैलकुलेट करने के बाद हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब तो ये तो आप अपने आप भी बना सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्यों करते हैं, ठीक है। इतनी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, ये आपको पता ही, सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो आप बस हेडिंग याद करेंगे ना, तो आप अपने आप एक बार रीड भी कर लेंगे ना। आपको एग्जाम में सिर्फ पूरा याद नहीं करना, सिर्फ आपको ये याद करना है, इसको तो बस बाकी को रीड करना है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर ये याद है ना एग्जाम में और आपने रीड करा हुआ है, तो अपने आप आपके दिमाग में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। बस मेन होता है कि आपको क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि ऐसा कुछ पॉइंट था, ठीक है, बस मेन मोटिव ये होता है, ठीक है। आपने 2 क्वेश्चन पढ़े, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, देख रहे हो, आपको बस 2 क्वेश्चन ही थे, बिल्कुल 2 क्वेश्चन ही थे इस चैप्टर से, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और मतलब बार बार प्रीवियस ईयर में आते रहते थे, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते थे, ठीक है। तो आपने पढ़ा, ये 11th 12th पढ़ा भी हुआ आपने, फिर मैंने दिखा दिया। वैसे मैं PDF आपको दूंगा जब, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उस PDF को, आप अपने आप भी पढ़ सकेंगे, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है इसमें, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है व्हाट डू यू नो अबाउट विड्रॉल क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन भाई वो सिरिंज वाला नहीं होता इंजेक्शन अलग चीज़ के बारे में बता रही मैं बताता हूँ। हाउ आर दीज रिलेटेड टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको पता होगा एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जैसे आप लगा लीजिए इनकम में पहले से पैसा आप लगा लीजिए, आपका सर्कुलर फ्लो आप मान लेता हूँ, आप 4 दोस्त हैं, सर्कुलर फ्लो आपको मतलब सर्कल में आप लगा लीजिए, सर्कल बनाए खड़े हो गए आप, वैसे सर्कल से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर लेने का, आप लगाइए 4 दोस्त हैं आपके, आपस में आपने लगा ली 1000 रुपये कंट्रीब्यूट करे चारों ने, 4000 रुपये, और 4000 रुपये घूमेंगे आपके बीच में, ठीक है। मतलब अगर 4000 रुपये हैं, उससे ना कम है ना ज़्यादा है, पर उससे बढ़ेंगे कैसे, इंजेक्शन से चीज़ बढ़ती है, समझ रहे हैं ना आप। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को इंजेक्ट करके बढ़ाना, और विड्रॉल का मतलब क्या हो रहा है, उससे निकाल लेना। तो जब सर्कुलर फ्लो एक मतलब चल रहा है 4000 रुपये आपके पास है, सर्कुलर फ्लो चल रहा है 4000 रुपये, पर उसके अंदर कहीं से अगर पैसा और ऐड हो जाएगा ना बाहर से, तो वह इंजेक्शन माना जाता है कि बाहर से पैसा आ गया सर्कुलर फ्लो के अंदर, ठीक है। आपको इंजेक्शन का काम पता होगा, इंजेक्शन में क्या होता है, इंजेक्शन से कुछ शरीर के अंदर हम इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। करना नहीं है भाई, मैं सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये मतलब इकोनॉमिक्स के वे में बता रहा हूँ मैं आपको। और विड्रॉल का मतलब आपको पता होगा, विड्रॉ मतलब निकाल लेना, सर्कुलर फ्लो से पैसे निकालने को विड्रॉ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉ को लीकेज भी कहते हैं, मतलब पैसे को निकालना, लीकेज एक ही बात होती है, ठीक है। ये पार्ट होता है पार्ट होता है इनकम का, दैट आर टेकन आउट फ्रॉम द फ्लो ऑफ स्प्रेडिंग इनकम। मतलब इकोनॉमी में जो भी पैसा घूम रहा है ना 10 उधर, उसमें से पैसा इकोनॉमी से निकाल लेने को विड्रॉ कहते हैं, ठीक है। जब 12th में 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने सेविंग कर ली, जैसे आप ली इकोनॉमी में पैसा घूम रहा था पहले, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब करोड़ों में ट्रिलियंस में होती है वैसे इकोनॉमी पहले घूम रहा था कि आपकी जितनी भी सैलरी आती है खर्च कर रहे थे वो कर रहे थे, तो पैसा सारा घूम रहा था। अब आप सेव करने लग गए पैसे को, ठीक है। अब आप सेव करने लग गए पैसे को, तो क्या हुआ, वो सर्कुलर फ्लो से पैसा निकल गया, विड्रॉ हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पैसा निकाल लिया, अब वो सर्कुलर फ्लो में जाएगा नहीं, क्योंकि आपने तो घर में जेब में रख लिया अपनी, भाई मैं तो सेव करूँगा इस पैसे को, अब आप उसको खर्च नहीं करेंगे, सर्कुलर फ्लो में जाएगा नहीं, समझ रहे हैं आप। तो विड्रॉ का मतलब ये होता है, सर्कुलर फ्लो से पैसा निकालने को विड्रॉ कहते हैं, और इंजेक्शन का मतलब ये होता है आप सर्कुलर फ्लो में एडिशनल मनी को डाल देते हैं, ताकि सर्कुलर फ्लो और बढ़ जाता है, ठीक है, और पैसा उसमें ऐड हो जाता है। लिखा भी हुआ है एडिशनल टू द फ्लो लिखा हुआ, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। सर्कुलर फ्लो के बारे में लिखा भी है कि कैसे ये सर्कुलर फ्लो से रिलेट करते हैं, ठीक है, और नेशनल इनकम से, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हैं, इजी लैंग्वेज में बिल्कुल लिखा हुआ, आपको बस रीड करना है यार। 11th और 12th के बेस पे सब कुछ, अगर आपने थोड़ा बहुत 11th 12th पढ़ा था ना, काफ़ी ईजी है आपके लिए सब कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि डिस्क्राइब करो सर्कुलर फ्लो इन मॉनेटरी टर्म्स इन 3 सेक्टर, मतलब आपको पता है 3 सेक्टर के इकोनॉमी में पूछा हुआ है कि सर्कुलर फ्लो समझाओ क्या होता है, ठीक है, और रियल मनी और मनी फ्लो क्या होता है, ठीक है।
आपको बताऊं, इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी में 3 सेक्टर कौन से होते हैं? एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होता है और एक गवर्नमेंट होती है। सबको पता है भाई, 3 सेक्टर में ये चीज़ तीनों होते हैं। एक होता है घर, मतलब हाउस होल्ड होता है नॉर्मल जो घर बार है, ठीक है, उसकी फिर फर्म होती है, और ठीक है, और बीच में फिर एक गवर्नमेंट आती है। 3 सेक्टर होते हैं, इसी में पैसा घूमता है आपस में, ठीक है। हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड में लोग रहते हैं, लोग करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब लोग जो घर के लोग हैं वो लेबर का काम करेंगे, लैंड अपनी दे देंगे, थोड़ा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर देंगे फॉर्म के अंदर, ठीक है। लेबर ने कंट्रीब्यूट करा फॉर्म के अंदर, मतलब हाउस होल्ड ने, हाउस होल्ड में से लगा लो किसी घर में से कोई लेबर गया है कंट्रीब्यूट करने, किसी में से किसी ने लैंड अपनी रेंट पे दे दी उनको, बिजनेस को, फॉर्म को, किसी ने अपनी तरफ से कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है फॉर्म को, ठीक है। पहले क्या, हाउस होल्ड से पैसा कहाँ गया? फॉर्म के पास चले गया। अब इन रिटर्न में फॉर्म क्या देगी उनको? फॉर्म उनको वेजेस देगी, रेंट देगी, प्रॉफिट देगी, ठीक है, इंटरेस्ट देगी उनके उसमें, देखिए, जिसने लेबर प्रोवाइड करी है उसको वेजेस देगी, जिसने लैंड दिया उसको रेंट देगी, जिसने कैपिटल दिया उसको इंटरेस्ट देगी, और जिसने मतलब कैपिटल दिया तो इंटरेस्ट और प्रॉफिट दोनों देती है उनको, ठीक है। हाउस होल्ड स्पेंड करेंगे उस पैसों को। अब जब वो स्पेंड करेंगे तो क्या होगा? वही पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा, मतलब कंज्यूम करेंगे आप, मतलब आप हाउस होल्ड थे, हाउस होल्ड ने क्या करा? सर्विसेज दी, मतलब काम करा फॉर्म के लिए, फॉर्म को या तो लैंड दे दी या लेबर का काम करा उनके लिए, कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। इन रिटर्न फॉर्म ने भी कुछ ना कुछ उनको दिया। अब फॉर्म कुछ ना कुछ पैसे वैसे देगी उनको, इंटरेस्ट देगी, मतलब वेजेस वगैरह देगी, तो क्या करेंगे? घर में तो रखेंगे पैसा, जीने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वो खर्च करेंगे उस पैसे को। अब पैसा खर्च करेंगे, जो पैसा उनको मिला वो खर्च करेंगे, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कंज्यूम करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करा, और उसी वे में गवर्नमेंट जो होती है कलेक्ट कर लेती है टैक्स बीच में आके, ठीक है, ठीक है। इट इज़ रिवेन्यू टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, मतलब ये गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कलेक्ट कर लेती है, और जो टैक्स से पैसा आया ना उससे पब्लिक, मतलब लोगों को एक गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। आपको पता होगा रेलवे की टिकट वगैरह की टिकट, जो भी गवर्नमेंट कुछ चीज़ें, आप जैसे रेलवे की टिकट वैसे तो फ्री में नहीं होती, पर गवर्नमेंट जो भी फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो वहाँ गवर्नमेंट अपना जो रिवेन्यू कलेक्ट कराए लोगों से, हाउस होल्ड फॉर्म से और फॉर्म्स, हाउस होल्ड से और फॉर्म से जो भी रिवेन्यू कलेक्ट करा, टैक्स कलेक्ट कराया ना, उसको गवर्नमेंट खर्च करती है। खर्च कहाँ पे करती है? पब्लिक गुड के ऊपर करती है, सर्विसेज के ऊपर करती है, ठीक है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए खर्च करेगी, उसको लगा लो कुछ भी बिल्ड करना, डैम वगैरह बिल्ड करने, तो वहाँ खर्च करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, वापस से भाई पैसा कहाँ जाएगा? लोगों के पास ही जाएगा, फॉर्म के पास जाएगा। गवर्नमेंट काम लगा लो, एक ब्रिज बनवा रही है गवर्नमेंट, पैसा खर्च कर रही है उसके ऊपर, पैसा कहाँ से कहाँ जाएगा? ब्रिज बनवाने के लिए लोग तो चाहिए भाई, लोग चाहिए, लोग आएंगे, लोग, लेबर आएगी, लेबर को वापस पैसा चलेगा, समझ रहे हैं? सर्कुलर फ्लो क्या बन रहा है? हाउस होल्ड ने काम करा फॉर्म के लिए, ठीक है, फॉर्म ने फिर उसको रिटर्न में दिया किसको? हाउस होल्ड को, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करती है वो हाउस होल्ड से और फॉर्म से, उसने क्या करा? गवर्नमेंट ने कुछ भी खर्चा करा, मतलब कोई ब्रिज बनाया, कुछ भी करा, उसने क्या करा? जैसे ही खर्चा करेगी तो पैसा किसकी जेब में जाएगा? उधर से गवर्नमेंट दे रही है पैसा, तो किसी की जेब में जाएगा ना, वो जाता है किसकी जेब में? या तो फॉर्म की जेब में जाएगा, हाउस होल्ड के बंदे की जेब में जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई या तो फॉर्म की जेब में जाएगा, किसी इंजीनियरिंग फॉर्म है उसको हायर कर लिया गवर्नमेंट ने एक ब्रिज बनाने के लिए, तो क्या गया? गवर्नमेंट ने पैसा एक्सपेंडिचर करा, ठीक है, अपना पैसा खर्च करा, ठीक है, जो उसने लोगों से टैक्स में लिया था खर्च करा, कहाँ पे गया? वो फॉर्म के पास गया, ठीक है। फॉर्म ने किसको दिया? फॉर्म ने दिया किसको? फॉर्म ने उनको दिया, क्या कहते हैं, लेबर को दिया, जो समझ ना हाउस होल्ड में जो लेबर होती है उनको दिया। तो समझ लें पैसा कैसा घूम रहा है, मतलब पैसा आपस में घूम रहा है। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, इसमें 3 सेक्टर इकोनॉमी यही होती है, मतलब इसमें 3 सेक्टर आप समझ सकते हैं, एक हाउस होल्ड है, एक फॉर्म है, एक गवर्नमेंट है। अब पैसा इनके बीच में ही घूमेगा, आप समझ गए होंगे। हाउस होल्ड से पैसा कहाँ जा रहा है? हाउस होल्ड मतलब हाउस होल्ड कर रहे हैं काम फॉर्म के लिए, फॉर्म से पैसा जा रहा है हाउस होल्ड को वापस से, ठीक है। अब इन दोनों से पैसा कहाँ जा रहा है? हाउस होल्ड से और फॉर्म से पैसा का टैक्स कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट के पास जा रहा है, फिर गवर्नमेंट उस पैसा खर्च कर रही है, वो वापस फॉर्म के पास जा रहा है, वापस हाउस होल्ड के पास जा रहा है। तो आप सर्कुलर फ्लो समझ रहे हैं? आप आपस में इन तीनों में पैसा बट्टे जा रहा है, समझ रहे हो? इधर से पैसा उसके पास जा रहा है, फिर इधर से उसके पास जा रहा है, मतलब आपस में बटे जा रहा है। तो ये 3 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो होता है, इसमें 3 सेक्टर होता है, हाउस होल्ड, फॉर्म और गवर्नमेंट, ये आप समझ गए होंगे। रियल फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो का। रियल फ्लो वो होता है जिसमें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है। फ्लो 2 तरीके के होते हैं, एक में तो भाई आपकी गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होगा, ठीक है, जैसे कि आप लगा लीजिए फॉर्म ने कोई काम कराया, ठीक है, जैसे हाउस होल्ड ने लेबर का काम किया फॉर्म के लिए, तो क्या रियल फ्लो हुआ? वहाँ पर कुछ सर्विस प्रोवाइड करी, ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्या, और कुछ सर्विस प्रोवाइड करी, तो उसको कहते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो में होता है कुछ गुड एंड सर्विसेज का वो होता है, ट्रांसफर होता है एक दूसरे पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल में, हाउस होल्ड ने सप्लाई करी लेबर टू फॉर्म, मतलब कुछ सर्विस दी, फॉर्म ने सप्लाई करा गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, मतलब आउटपुट, समझ रहे हैं आप? तो समझ रहे रियल फ्लो में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का इधर से उधर होता है, मतलब इधर से उधर शिफ्ट क्या होती है, मूवमेंट क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की। और मनी फ्लो में भाई पैसे का फ्लो होता है, आप नाम से समझ सकते हैं। मनी फ्लो में पैसे का इधर से उधर फ्लो होता है, मतलब पैसा उधर से गया, फॉर्म ने काम कराया तो फॉर्म ने उसको पैसे दे दिए, गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो गवर्नमेंट ने वापस से फॉर्म को दे दिया, फॉर्म ने वापस से लेबर को दे दिया, ठीक है, वापस से इन दोनों से गवर्नमेंट ने फिर कलेक्ट कर लिया, तो मनी फ्लो होता है, मनी फ्लो हो रहा है इधर से उधर। और रियल फ्लो में होता है गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होती हैं, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। सर्कुलर फ्लो 4 सेक्टर इकोनॉमी में, 3 सेक्टर इकोनॉमी में तो आपने पढ़ा दिया मैंने आपको, 3 सेक्टर इकोनॉमी में तो आप ये आंसर लिखेंगे अगर आपका आएगा तो। अब पूछा जा सकता है कि 4 सेक्टर इकोनॉमी बताओ, 4 सेक्टर में कौन से एक सेक्टर नया आ गया? हाउस होल्ड तो वही है,
फॉर्म भी वही है, ठीक है, गवर्नमेंट भी वही है। अब एक फॉरेन सेक्टर एक अलग आ गया भाई, इन तीनों के अलावा बाहर का देश भी तो है, ये थोड़ी इंडिया के एग्जिस्ट करता है, बाहर भी तो हैं लोग, समझ रहे हैं। बाकी तीन का तो मैंने सबको समझा दिया। अब फॉरेन सेक्टर कैसे घुसेगा, फॉरेन में से भाई लोग, आप जैसे पैसा वो कोई इंपोर्ट कर रहे हो कोई चीज़, तो क्या करा आप फोर सेक्टर का मतलब होता है आप पैसा चार सेक्टर के बीच में घूमेगा। पहले 3 सेक्टर के बीच में घूम रहा था, वैसे हाउस होल्ड से फॉर्म पे गया, फॉर्म से गवर्नमेंट पे गया, गवर्नमेंट से फिर हाउस होल्ड सेक्टर पे गया, मतलब ऐसे मतलब 3 सेक्टर में घूम रहा था, ठीक है। और 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगा, 4 सेक्टर इकोनॉमी में पैसा आप 4 जगह घूमेगा। 3 जगह का तो मैंने बता दिया, हाउस होल्ड और फॉर्म में गवर्नमेंट में से घूमता है। अब इसके बीच में भाई फॉरेन भी आ जाएगा, फॉरेन का सेक्टर भी आ जाएगा, जिसमें क्या होगा, आप अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप फॉरेन सेक्टर को पैसा दोगे, दिया, ठीक है। और आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन सेक्टर आपको पैसे देगा, बस ये भी इंक्लूड हो गया इसमें। ठीक है, 3 का मैंने ऊपर आपको बता दिया था। और फोर्थ में क्या होगा, फॉरेन सेक्टर कैसे इंक्लूड होगा, आप तीनों आपस में बांट ही देते पैसा। और फॉरेन सेक्टर क्या होगा, आप कुछ भी इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने के बाद आप फॉरेन सेक्टर को पैसा दोगे, ठीक है। और कुछ भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप फॉरेन सेक्टर आपको पैसा देगा, समझ रहे हो। यहाँ पर भी लेन देन शुरू हो गया। तो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, 4 सेक्टर के बीच में लेन देन होता रहता है पैसों का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सर्कुलर फ्लो मैंने बता दिया, सर्कुलर फ्लो मॉनेटरी टर्म्स में क्या होता है, जिसमें पैसा पहले फॉर्म से हाउस होल्ड पे जाता है एज अ फैक्टर ऑफ पेमेंट, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेबर वगैरह की, तो उसके अगेंस्ट में भाई हाउस फॉर्म जो होगी वो हाउस होल्ड को पैसा भी देंगे, पेमेंट भी देंगे, उनके वेजेस जो होंगे वो भी देंगे, ठीक है। फिर हाउस होल्ड वाले जो पैसा उनके हाथ में आया है, अब वो पैसा खर्च करेंगे तो उनको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। अब उन्होंने पैसा खर्च करा, पैसा खर्च करने के बाद क्या हुआ, अब वो हाउस होल्ड का जो पैसा था उसमें टैक्स भरेंगे, वो टैक्स, कुछ भी पैसा खर्च करना है वो टैक्स तो लगता है उसमें, ठीक है। हाउस होल्ड ने खर्च करा, अब वो पैसा कहाँ गया, अब वो पैसा चला गया गवर्नमेंट के पास एज अ टैक्सेज, समझ रहे हो, एज अ टैक्स वो गवर्नमेंट के पास चले गया। अब गवर्नमेंट के पास चले गया, गवर्नमेंट वही है, वही पैसा फिर खर्च करेगी, फिर वो लोगों के पास चले जाएगा, हाउस होल्ड के पास चले जाएगा, फॉर्म के पास चले जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ये मैंने बता दिया आपको कि इकोनॉमी और वो इक्विलिब्रियम कब आता है उसमें, मतलब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब आता है, जब टोटल इंजेक्शन टोटल विड्रॉल के इक्वल होता है। इंजेक्शन में बताया था, कुछ भी सर्कुलर फ्लो में ऐड होगा, एडिशनल आएगा तो वो इंजेक्शन होता है, और कुछ भी सर्कुलर फ्लो से बाहर पैसा जाएगा, मतलब 4 सेक्टर के बीच में से किसी और सेक्टर पर पैसा चलेगा जो सर्कुलर फ्लो के अंदर नहीं था, तो होता है विड्रॉ, ठीक है। और 4 सेक्टर के बीच में पैसा आया है तो उसको कहते हैं इंजेक्शन, ठीक है। और जब टोटल इंजेक्शन और टोटल विड्रॉ इक्वल होंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक में वो इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है, आपको पता होगा। फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप कितना पढ़ चुके, 11th-12th में ये पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा, अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये पढ़ा, तो बताने की जरूरत नहीं डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्योंकि आप तो कॉमर्स के बच्चे हैं, ठीक है। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते क्यों है तो इसके बारे में लिखा, आप पढ़ सकते हैं। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं तो पढ़ेंगे नहीं है तो भी आपको समझ आ सकती हैं, ठीक है। ये भी आपका 11th क्लास होता है, मेरे को आज तक याद है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएट करा दोनों के बीच में, तो आप इसको याद कर सकते हैं, एज इट इज़ आपका एग्जाम में आ सकता है। फिर एक आपका ये भी था, जीडीपी और जीएनपी के बीच में था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट था, ये भी आपका आ सकता है। तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना, मैंने आपको बस बोला के दे दिया, मतलब आपके लिए ऑल दो ये पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ये पीडीएफ अच्छे से पढ़ लिया तो आपको एक थोड़ी सी ये लगेगा, हाँ भाई मैंने कुछ तो पढ़ लिया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया मैंने बहुत रिवाइज कर लिया, और काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के नहीं, इससे आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, इसके अंदर भाई चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। जैसे मैं सेकंड चैप्टर करा रहा हूँ ना, जितने भी क्वेश्चन कर लेंगे ना उसके बाद आपको एक ये शॉर्ट हो जाएगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हो ही गए, और साथ ही साथ मैंने ना थ्योरी भी मतलब जो भी को बुक में दिया हुआ है वो भी कंप्लीट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि सर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस कंप्लीट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, और ये वाला जीडीपी जीएनपी के बारे में पढ़ सकते हैं, ये इसका बाकी का हिस्सा यहाँ पर है, 2 पॉइंट्स यहाँ पर है, बाकी के 4 पॉइंट्स यहाँ पर है, 4-5 पॉइंट, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं। एक्टिविटीज़ जो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती, ये तो आपने 11th में पढ़ा था। एक तो भाई साहब अनपेड हाउस होल्ड, मतलब ये जो आपके घर के काम है ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं होती, कि आप घर में पैसा मतलब घर में खाना बना रहे हो, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट थोड़ी करेगा। अब वही खाना आप रेस्टोरेंट में बना रहे हो वो जीडीपी कैलकुलेट होगा, समझ रहे हो। आप ये डिफरेंस समझियों के लिए समझाया होगा मैम ने कि एक कामी को अलग जगह पे अलग चीज़ करता है, वो अलग जगह पे अलग चीज़ करता है। वो आप घर में खाना बना रहे हो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि वो अपने कंजम्पशन के लिए आप बना रहे हो। एक खाना रेस्टोरेंट में बन रहा है, ठीक है, वो जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को बेच रहे हैं सामान, वो खाना बना के लोगों को बेच रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, तो वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वो जीडीपी में जाएगा। और आप घर में वो घर में खाना कमा रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं, उसका आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, ना आप किसी को खिला रहे हैं, आप अपना कमाया आपने, ठीक है, अपना खाना बनाया और अपने आप ही खा जाएंगे उसे, ठीक है। तो वो जीडीपी में नई चीज़ जाती, ठीक है। क्लीनिंग, आप घर की क्लीनिंग कर रहे हैं वो जीडीपी में नहीं जाएगी, पर यही क्लीनिंग अगर आप मेट्रो स्टेशन पर कर रहे हैं तो आपकी जीडीपी में जाएगी, क्योंकि आप वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लीनिंग करके, ठीक है।
केयर फॉर चिल्ड्रन, फैमिली मेम्बर, ये जो घर की चीज़ें होती हैं जिसका आपको कोई पैसा मिलता नहीं है, वो जीडीपी में जाता भी नहीं है। ठीक है, मतलब पैसा मिलने से ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये चीज़ जीडीपी में नहीं आती, नॉर्मल सी बात है, आपको समझ में आ जाएगी। इलीगल एक्टिविटी जीडीपी में नहीं आती। आपने कभी देखा है ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग वगैरह, ये गैम्बलिंग वगैरह का जाता है जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है, स्मगलिंग वगैरह, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह, ये कभी भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करती, जीडीपी में नहीं जाती, कैलकुलेट नहीं होती है, क्योंकि वैसे इलीगल है सरकार की नज़रों में, तो वो कैलकुलेट भी नहीं करते इसको जीडीपी में। ठीक है, ट्रांसफर फॉर पेमेंट, आप ट्रांसफर पेमेंट आप लगा लीजिए, आपको पेंशन मिली है, आपको स्कॉलरशिप मिली है, आपको गवर्नमेंट से कुछ भी मिल रहा है, तो वो जीडीपी में थोड़ी आ रहा है। जीडीपी में वहाँ आता है जो दो हिस्से में काम हो, आपको पैसा मिल रहा हो और पैसे के बदले आपने काम करा हो, वहाँ जीडीपी में जाता है। घर बैठे आपको पैसा मिल रहा है, वो जीडीपी में काम कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। आपको घर बैठे पेंशन मिल गई, आपने कोई काम करा उसके लिए नहीं करा, तो वो जीडीपी में नहीं जाएगा। जीडीपी में वही चीज़ जाएगी जो चीज़ आपने काम करा है और उसके बदले आपको पैसा मिला है, वो जीडीपी में जाएगा। मेहनत का पैसा जाता है जीडीपी में। ठीक है, स्कॉलरशिप, एम्प्लॉय बेनिफिट फंड, आपने इन चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं करा, सब्सिडीज़ आपने इनके लिए कुछ भी नहीं करा, आपको घर बैठे मिली है सरकार की तरफ से, तो ये जीडीपी में नहीं कंट्रीब्यूट होती है। ठीक है, ये पैसा मतलब इसमें क्या हो रहा है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, कोई मतलब गुड एंड सर्विसेज नहीं बेची जा रही, कोई कुछ नहीं, सेल वगैरह कुछ नहीं हो रहा, बस यहाँ पे एक जगह से पैसा दूसरी, मतलब एक लगा लो, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जा रहा है पैसा, तो ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। वरना इसका भाई कितनी जीडीपी हो जाती, अंबानी अदानी एक बार में ट्रांसफर करते, जीडीपी डबल हो जाती। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब गुड्स को बनाने के जो बीच में सामान हो रहा है, वो भी जीडीपी में नहीं जाता, वो भी डबल काउंटिंग होती है। आप लगा लीजिए, आपका एक शू है, ठीक है, शू का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। शू बन रहा है, एक बार पहले उसकी सोल आई, फिर उसका बाहर का वो आया, स्ट्रक्चर आया, फिर उसके लेसिस आए, जो भी आए, ठीक है, इनकी जो भी कॉस्ट पड़ी वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं होती, कंट्रीब्यूट एंड में जाके हो जाएगी, जो एंड में सामान बन गया। आप इसका एग्जांपल छोड़ो, आपको मैं सिंपल आपका फ़ोन का एग्जांपल देता हूँ। आपका फ़ोन में पता है काफ़ी सारे सामान लगते हैं। ठीक है, इसका मदरबोर्ड कहीं से ले लिया, स्क्रीन कहीं से ले ली, ठीक है, टच पैड कहीं से ले लिया, ठीक है, इसका कैमरा कहीं से ले लिया, मतलब सेंसर कहीं से ले लिया, तो क्या है, वहाँ से आप चीज़ें खरीदता है वेब सेलर, मतलब बनाने वाली कंपनी, तो वो जीडीपी में वहाँ कंट्रीब्यूट नहीं होता। उसको लगा लोगों के फ़ोन बना लिया, अब फ़ोन में सारी चीज़ें ऐड कर लें, क्या क्या सामान इसमें लगा है, और एक बार उसको जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप पहले से करने लग गए, आप लगा लीजिए फ़ोन बना रहे हैं, ठीक है, फ़ोन में अपने ये जो भी इसके अंदर सामान डलने वाला है फ़ोन के अंदर, वो पहले से जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद आपने फ़ोन बेच दिया, वो दोबारा भी कैलकुलेट हो गया, मतलब समझ रहे हैं, एक चीज़ दो बार जीडीपी में कैलकुलेट हो गई, तो वो ऐसा नहीं होता। इसलिए जो भी सामान बन रहा है ना, अभी बनने के लिए जो भी कॉस्ट लग गई है, वो जीडीपी में नहीं जाती। जीडीपी में जाएगी कब, वो जब पूरा सामान वो बन जाएगा, फिर जब बिकेगा ना, तो एक बारी पूरी कॉस्ट जीडीपी में कवर हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरा एग्जांपल। सेकंड हैंड गुड्स है, इसकी भाई जीडीपी में नहीं आती, क्योंकि आपको पता है जीडीपी में सिर्फ फर्स्ट हैंड गुड की जाती है। मतलब सेकंड हैंड गुड की जाने लगी तो क्या होगा, लोग अपना सामान इधर से उधर बेचते रहेंगे, मतलब इसने खरीदा कल उधर बेच दिया, कल उधर बेच दिया, ऐसे क्या हुआ, जीडीपी तो ऐसे रातों रात बढ़ जाएगी। इसलिए नहीं होता, इसलिए सिर्फ फर्स्ट हैंड गुड्स होते हैं वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड हैंड गुड नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, लिखा भी वहाँ पे ऑलरेडी वो काउंट हो चुके हैं जीडीपी के अंदर, तो वो दोबारा से काउंट नहीं होते जीडीपी के अंदर। जो चीज़ एक बार काउंट हो गई वो दोबारा नहीं होती, इसलिए सेकंड हैंड गुड भी जीडीपी में नहीं होती। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे आपकी सेलिंग ऑफ स्टॉक मार्केट वगैरह में ये भी होते हैं, ये भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। आपने शेयर खरीदे, आपने पैसा अपने बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट दे दिया, उसने आपने शेयर इधर दे दिया आपको, यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई, समझ रहे हो। शेयर उसके थे, अब उसने आपको बेच दिया, अब शेयर आपके हुए, आपका पैसा था, अब आपने पैसा को दे दिया, पैसा उसका हो गया। सिर्फ यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, यहाँ पर सिर्फ कुछ वो नहीं हो रहा, बाइंग एंड सेलिंग ऐसी वाली चीज़। ठीक है, तो इसलिए जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं होता। और वैल्यू ऑफ लेजर, ठीक है, ये आपको पता होगा कि मज़े के लिए जो भी आपने वो करा है, फ्री टाइम में एंजॉयमेंट करने के लिए, वो मेजर नहीं होता, मतलब ये तो बेसिक चीज़ है, तो समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है जीडीपी की एज अ मेजर ऑफ नेशनल वेलफेयर। ठीक है, कि स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है जीडीपी की एज अ नेशनल वेलफेयर। ठीक है, इसका पहला पॉइंट आता है आपका मेजर टोटल आउटपुट। जीडीपी शो करता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स डेवलपमेंट साइज ऑफ द कंपनी। मतलब ये जीडीपी का मतलब पहले बेसिक ओवरव्यू दिया हुआ है कि जीडीपी करता क्या है, मेजर करता है टोटल आउटपुट को। ठीक है, कंपैरिजन हो सकता है, मतलब स्ट्रेंथ क्या है जीडीपी की, कंपैरिजन हो सकता है, आज की जीडीपी देख ली, अब आने वाले 5 साल की जीडीपी देख ली, दोनों में कंपेयर कर सकते हो। जीडीपी कैलकुलेट करने का फायदा क्या है, आप जीडीपी में कंपैरिजन कर सकते हो, दूसरी कंट्री के साथ भी कर सकते हो और अपनी कंट्री के साथ भी कर सकते हो, पास्ट का परफॉर्मेंस देख के। ठीक है, तो जीडीपी का एक बेनिफिट ये भी, स्ट्रेंथ ये भी है कि कंपैरिजन हो पाता है, कौन सी कंपनी कैसा, मतलब कौन सी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, या हम ही पहले कैसे परफॉर्म कर रहे थे और अब कैसा कर रहे हैं। मतलब वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताती है भाई, तो जीडीपी अगर बढ़ेगी उससे पता चलता है भाई कि जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, और मतलब इस सबको जॉब बढ़ रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो मतलब एक जीडीपी इंडिकेशन भी देती है भाई एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है जीडीपी। आपको पता है जीडीपी में देख के गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि हमारी कंट्री कितनी जीडीपी है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, जीडीपी बहुत हाई हो गई है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, हाँ हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, तो हाँ भाई ये कंट्री में डेवलपमेंट करना चाहिए। तो जीडीपी से ये भी फायदा होता है, हमारी कंट्री का हम वो कर सकते हैं, मतलब पॉलिसी मेकिंग में भी काम आता है जीडीपी का। ठीक है,
और इम्प्रूव फैसिलिटी मतलब राइजिंग जीडीपी ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जीडीपी से ये भी पता लग सकता है कि आपकी कंट्री में क्या कुछ हो रहा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। जीडीपी बढ़ेगी तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ना। कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो रोड अच्छे होंगे, ठीक है, रोड अच्छे होंगे, ब्रिजेज अच्छे बनेंगे, मेट्रो वगैरह अच्छी बनेगी, तो समझ रहे हैं ना। तो जीडीपी बढ़ती तो एक ओवरव्यू मिल जाता है कि भाई फैसिलिटीज़ जो भी है वो इंप्रूव हो रही है कंट्री के अंदर। वीकनेस क्या है? वीकनेस भैया भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, ये इसको इसलिए इसका वीकनेस माना जाता है जीडीपी को कैलकुलेट करने का, ठीक है। मार्केट नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ को वो कैलकुलेट ही नहीं करता है। मतलब जिस चीज़ में पैसे का लेन देन नहीं हो वो उसको कैलकुलेट करता ही नहीं है। आपने घर का काम करा उसको जीडीपी में नहीं लेगा। आपने कोई वॉलंटरली काम कर जिसमें आपने पैसा नहीं लिया उसको भी जीडीपी में नहीं करेगा। काम तो आपने करा और आपने पैसा नहीं लिया तो वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेगा। आपको तो समझ रहे हैं, जो भी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है उसको भी नहीं करता। मतलब जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो रहा है ना ये उसको भी कंसिडर नहीं करता, ठीक है। आपको लगा रहा है आप जीडीपी बढ़ाने के लिए कितना इन्वायरमेंट को हार्म होता है, कितनी कंपनी सेटअप होती हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, कितना भाई मशीन्स लगती हैं, कितनी गाड़ियाँ लगती हैं, कितना वो लगता है जीडीपी कंट्रीब्यूट जीडीपी बढ़ने के लिए। जीडीपी बढ़ेंगी, ठीक है, तो जीडीपी तो बढ़ गई पर वो ये नहीं दिखाती भाई कि हमने कितना मतलब वो करा इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट डाला हमने, क्या हमने इन्वायरमेंट में दिक्कत करी है, मतलब कितना पोल्यूशन फैलाया, ये नहीं दिखाती जीडीपी, ठीक है। सोशल इंडिकेटर नहीं दिखाती। इसका मतलब ये नहीं है भाई जीडीपी बढ़ रही है तो कंट्री की अच्छा, हाँ भाई हेल्थ मतलब एजुकेशन भी कंट्री की बढ़ रही होगी, हेल्थ केयर भी बढ़ रहा होगा, सब कुछ भी रह रहे होंगे, सबके घर में पैसा भी होगा, सब पैसा कमा पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लोग अच्छा हेल्थ केयर मिल रहा है उनको, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। क्योंकि आपको पता है जो अच्छा खासा पैसा है वो कुछ लोगों के पास ही हाथ में है जिससे जीडीपी कैलकुलेट होती है, बाकी तो कम लोगों के पास कम पैसा है। तो इससे एक वो लगा सकते हैं कि इससे आप इंडिकेट नहीं कर सकते कि आपकी सोशल इंडिकेटर नहीं कर सकते कि आपका कंट्री का वो कैसा, हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है, लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जीडीपी बड़े बड़े लोगों की वो इनकम से होती है, पैसे से होती है, वेल्थ से होती है, वो हो जाती है, बढ़ जाती है। पर उसका मतलब ये नहीं कंट्री बहुत ग्रो हो गई है। इंडिया की जीडीपी देख सकते हो कितनी ट्रिलियन चली गई है, पर आज भी गरीबी है देश में, कहीं ना कहीं गरीबी है आज भी देश में, लोग आज भी गरीब हैं। तो उससे आप यही नहीं कर सकते कि भाई इंडिया भाई थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि इंडिया बहुत मॉडर्न हो गया, इंडिया में गरीबी बिल्कुल हट गई, ऐसा नहीं है। तो जीडीपी से आप ये मेजर नहीं कर सकते गरीब मतलब कि इस कंट्री का हाल क्या है, ठीक है। हार्मफुल एक्टिविटीज़ और काउंट हार्मफुल एक्टिविटीज़ इज पॉजिटिव, वही है। मतलब जो भी हार्मफुल एक्टिविटी है जीडीपी में उसको पॉजिटिव दिखाया होता है। मेजर डिफेंस में सामान मतलब डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है आप कंट्री, ये वैसे तो पॉजिटिव चीज़ नहीं है पर पॉजिटिवली दिखाया जा रहा है इसको, क्योंकि आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। रशिया है, रशिया इतने वेपन्स एक्सपोर्ट करता है, इतना कुछ एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, उसकी जीडीपी तो बढ़ रही है, पर उससे ये थोड़ी दिखा रहा है भाई पॉजिटिविटी बढ़ रही है, हार्मफुल एक्टिविटी कम हुई। दिक्कत बढ़ रही है ना, वो वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है कंट्री में, मतलब वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है, बॉम्ब एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे क्या होगा भाई, इन वायलेंस ही बढ़ रहा है एक तरह से। तो ये भी बात है कि जीडीपी बढ़ रही है कंट्री का, रशिया की जीडीपी बढ़ रही है, पर वो भाई अच्छा काम नहीं कर रहा है, वेपन सर्कुलेट कर रहा है उधर, तो वो अच्छा नहीं है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर अच्छा नहीं है। मतलब समझ रहे हैं आप, अपने लेवल से पढ़ा हुआ है तो आप पे पढ़ सकते हैं। डिफरेंशिएशन दिया हुआ है बिटवीन नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होती है, रियल नेशनल इनकम क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंशिएशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप पढ़ेंगे इसको आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी मैं पीडीएफ दूंगा उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। अब भाई 3 जो मेथड होते हैं आपके एस्टिमेट करने के लिए नेशनल इनकम, उसके बारे में पूछा गया। ये भी अपने 11th में पढ़ा हुआ था कि इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड होता है, जो भी होते हैं, ठीक है। ये 3 मेथड आपने 11th में पढ़े हुए हैं और उसके बारे में पूछा गया कि कौन से मेथड होते हैं जिससे हम एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, ठीक है। तो मैं बताता हूँ। पहला मेथड होता है जिसको कहता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड या कह लो आउटपुट मेथड जिसे कहते हैं। इसमें आपका एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अपने आप पढ़ सकते हैं यार, काफ़ी बेसिक चीज़ लिखी है, हर बेसिक चीज़ का मतलब समझाना ज़रूरी नहीं होता। जो हार्ड होता है मैं उसको समझा देता हूँ, मुझे पता है आप पढ़े क्या पता ना समझ पाएँ तो उसको बता देता हूँ। पर जो चीज़ है बिल्कुल आपको पता है ईजी चीज़ है वो आपको बताने की मेरे को मोटिव लगता नहीं, क्योंकि सिंपल चीज़ है, आपने पढ़ी हुई है जो चीज़ पहले ही आप रीड करेंगे आपको अपने आप रिकॉल हो जाएगी, समझाने की जरूरत होती नहीं। इनकम मेथड भी लिखा है, आप एक्सपेंडिचर मेथड लिखा हुआ, 3 मेथड होते हैं, तीनों के बारे में लिखा हुआ है। एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डिफिकल्टीज़ क्या आती है एस्टिमेट करने में, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। 3 मेथड बताओ और ये भी बताओ कि क्या क्या डिफिकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं एस्टिमेट करने में नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, सारे 11th 12th का कंटेंट है आपका, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। डज एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम मीन्स इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया। अभी वीकनेस में मैंने क्या बोला था आपको, वीकनेस में क्या बोला था, एक सेकंड रुकना, मेरे को दिखाऊंगा आपको।
वीकनेस में ये देखो, ये लिखा था, वीकनेस में लिखा था ना मैंने, क्या वीकनेस क्या है कि जीडीपी रिफ्लेक्ट नहीं करती कि सोशल इंडिकेटर कैसा है। मैंने बताया था ना आपको कि इसका मैटर, ये जीडीपी इंडिकेट नहीं करती कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो कंट्री के हालात सुधर रहे हैं, कंट्री गरीबी पॉवर्टी कम हो रही है, कंट्री में भाई दिक्कतें हैं, कंट्री में गरीबी है, ये सही हो रही है। मैंने बताया था कि जीडीपी बढ़ने से ये कहीं भी सिद्ध नहीं होता कि भाई आपकी कंट्री की हालात अच्छे हो रहे हैं। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि क्या जीडीपी बढ़ने से, आपकी नेशनल इनकम बढ़ने से, आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज होने से क्या सोशल वेलफेयर बढ़ता है? सोशल वेलफेयर नहीं बढ़ता है, ठीक है, नॉट नेसेसरली लिखा है। क्योंकि क्यों लिखा है कि इफ़ द इंक्रीज बेनिफिट ओनली फ्यू रिचेस्ट पीपल, मैंने ऊपर बताया था आपको। जो जीडीपी बढ़ रही है ना, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके हाथ में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी वेल्थ है, उनके बदौलत बढ़ रही है जीडीपी। तो वही अच्छा रैंक, वही अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, इसलिए बढ़ रही है। इसका जीडीपी बढ़ने से अच्छा कोई मोटिव नहीं है कि भाई गरीब अच्छा पैसा कमाने लग गया, अब जीडीपी बढ़ गई तो हाँ भाई 2015 से लेकर आज तक की हम जीडीपी कैलकुलेट करें तो भाई हमारी तो काफ़ी सारी जीडीपी बढ़ गई है। इसका मतलब ये नहीं है गरीबी कम हुई है, गरीब अच्छा पैसा कमाने लग गया, गरीब के घर पे बहुत पैसा आ गया, गरीब अच्छे घर में रहने लग गया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूट बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो उनकी वेल्थ बढ़ रही है, तो उससे जीडीपी बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं है भाई गरीबी कम हो रही है देश में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम इंक्रीज होने से कहीं भी ये प्रूव नहीं होता कि आपका कंट्री का सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है, मतलब सोशली कंट्री आगे जा रही है, मतलब कंट्री की एजुकेशन बढ़ रही है, कंट्री का हेल्थ सेक्टर अच्छा बढ़ रहा है। इसका कहीं से लेना देना नहीं है। ये अलग बात होती है, नेशनल इनकम इंक्रीज होना अलग बात होती है, सोशल वेलफेयर इंक्रीज होना अलग बात होती है, ठीक है। सोशल वेलफेयर बिना जीडीपी के इंक्रीज होने से ही बढ़ सकता है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है नेशनल इनकम बढ़ेगा सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, एक्सप्लेन आप पढ़ सकते हैं। यही बात लिखी है जो मैंने ऊपर बताई थी। इन्वायरमेंटल को डैमेज करती है, मैंने बताया था भाई जीडीपी बढ़ रही है, सब पैसा कमा रहे हैं, पर उससे कितना पोल्यूशन हो रहा है। सोशल वेलफेयर तो कम ही हो रहा है ना, जीडीपी बढ़ रही है, सोशल वेलफेयर लोगों से कम हो रहा है। लोग इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, इतनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, जीडीपी बढ़ रही है गाड़ी खरीदने से, पर क्या पोल्यूशन भी तो हो रहा है, ठीक है। तो इससे यही है कि जीडीपी इंक्रीज होने से कहीं भी प्रूव नहीं होता है कि आपका सोशल वेलफेयर भी बढ़ रहा है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर का इनको आता है, इन्फ्लेशन इफेक्ट होता है, वही है। नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, पर उस क्या होता है, उससे प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं। रियल वेलफेयर माइट नॉट इम्प्रूव, ठीक है। क्वालिटी ऑफ आउटपुट, जीडीपी मेजर क्वांटिटी, जीडीपी क्वांटिटी मेजर करता है, ये नहीं मेजर करता कि भाई लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, ठीक है। उन्होंने लोगों का जीवन आसान करा नहीं करा, अच्छा बनाया नहीं बनाया, ये नहीं होता। बस ये देखते हैं क्वालिटी मतलब अच्छी हो रही है, ठीक है। और जीडीपी कंप्यूट कैसे करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल करने टाइम भी इसको बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। ये मतलब आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप इसको आंसर को आराम से बना लेंगे, या आप कोई आंसर बना लेंगे तो आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि यही पूछा हुआ है कि एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम जीडीपी कंप्यूट करते हैं, निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, एक प्रोसीजर क्या है उसका, तो वही लिखा हुआ है भाई। पहले हमको सी निकालना पड़ता है, सी में जो आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन आता है, ये हमको कैलकुलेट करना होता है, क्वेश्चन में दिया होता है। फिर हमको जीडी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन निकाल ली, इसको आई कहते हैं, इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, इसको छोड़ोगे तो यहाँ पता लग जाएगा। आई को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, सी को कंजम्पशन कहते हैं प्राइवेट हाउस होल्ड, और जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है। इन तीनों को लाने के बाद एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना होता है, तो ये फॉर्मूला बनता है एक्सपेंडिचर मेथड का, आपको याद होगा 11th-12th में, ठीक है। जब आपका ये मेथड, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, जब आपने सारी चीज़ें निकाल ली, उसको आप कंबाइन करेंगे तो आपका ये कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, इस फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी आ जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे कि न्यूमेरिकल अगर आपके पास आ जाए कि एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो जीडीपी को, तो आपको ये भी आपने पढ़ा होगा ना, तो आप समझ जाएंगे कैसे निकाला होगा, आपको बताया हुआ है कैसे कैसे निकालना होता है, फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है। फिर अब पूछा हुआ है कि जीडीपी कैसे निकालते हैं, इनकम मेथड से। इनकम मेथड के लिए भाई का सबसे पहले आपको कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय देखनी होती है, कंपेंसेशन कंजम्पशन कह रहा हूँ मैं कहूँगा कुछ तो कह रहा हूँ, ठीक है। जीडीपी अगर आपको इनकम मेथड से निकालनी है ना, सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को पता करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम, ये सब पता करनी पड़ेगी, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स पता करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन पता करना पड़ेगा। ये आपको पता करना नहीं पड़ता, वैसे ये क्वेश्चन में दिया होता है, पर आपको सिर्फ याद करने के लिए कि कैसे आपने नेशनल इनकम मेथड से जीडीपी निकालते हो, और आप फॉर्मूला आता है ना, आप अपने आप निकाल लोगे। जैसे अगर आपको ऊपर वाले में फॉर्मूला आता है ना, तो आप अपने आप बना सकते थे भाई। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, हाँ कंजम्पशन हो रही, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, ये होता है, तो आप अपने आप ये ऊपर की थ्योरी बना सकते थे अगर आपको फॉर्मूला आता है। तो इसमें भी सेम बात है, अगर आपको ये आता है तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं आता फॉर्मूला आता तो अभी आप अपना ऊपर का बना सकते हैं। आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है, ठीक है। वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है एस्टिमेट करने के लिए जीडीपी के लिए, ठीक है। वैल्यू एडिड मेथड के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, बात देख सकते हैं कि वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है, ठीक है। और उसके बारे में स्टेप्स भी दिए हुए हैं कि वैल्यू एडिड
वैलिड मेथड से जीडीपी वो कंप्यूट कैसे करते हैं, एस्टिमेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी दिया हुआ प्रोसीजर, मतलब फॉर्मूला ही दिया हुआ है एक तरह से यहाँ पर नीचे कि भाई जीडीपी अगर आपको वैलिड मेथड से निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ये चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, यही ऊपर लिखी हैं, ठीक है। ये चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी पहले आपको, फिर उसको फॉर्मूला पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। पूछा बोला हुआ है शॉर्ट नोट लिखना है पहले तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है डिफरेंस बिटवीन द इनकम रेजिडेंट, मतलब जो हमारे इंडिया के रेजिडेंट है वो जो इनकम कमा रहे हैं बाहर कंट्री से उसको माइनस करते हैं जो भी हम इनकम पे कर रहे हैं रेजिडेंट फॉरेन रेजिडेंट्स को, ठीक है। आप एक लगा सकते हैं, जैसे कि आप लगा लीजिए हमारा डिफरेंस बिटवीन इनकम रेजिडेंट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। या तो आप ये लगा सकते हैं, इसमें ना डिफरेंस होता है इसके बीच में, एक तो जो आपकी कंट्री में रेजिडेंट बैठे हैं वो बाहर से पैसा कमा रहे हैं। आपको बताओ कई लोग क्या होते हैं इंडिया में बैठे हैं पर पैसा वो बाहर से कमा रहे हैं, यूट्यूबर वगैरह जो होते हैं वो बाहरी कंट्री से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो उसका और डिफरेंस किसका होता है, जो हम बाहरी कंट्री के लोगों को पैसा दे रहे हैं। अब आप किसी कंट्री से पैसा कमा रहे हैं तो आपकी कंट्री से भी तो कोई पैसा कमा रहा होगा ना, ज़रूरी थोड़ी आप दूसरी आप अमेरिका से पैसा कमा रहे हैं यहाँ इंडिया में बैठे बैठे। ऐसा भी हो सकता है अमेरिका का कोई वहाँ बैठा बैठा आपकी कंट्री में फैक्ट्री लगा रखी है और आपकी कंट्री से पैसा कमा रहा हो, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है डिफरेंस बिटवीन द इनकम जो हमारे रेजिडेंट कमा रहे हैं अब्रॉड से उसका और उसमें जब माइनस करते हैं हम जो इनकम हम पे कर रहे हैं फॉरेन रेजिडेंट को जो हमारी कंट्री से पैसा कमा रहे हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है। आप सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया, सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे। और 11th में पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें यार, बिल्कुल बेसिक है, मतलब रिकॉल ही करना है सिर्फ आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम मैंने ऊपर बता दी थी कि जो आपका फाइनल गुड होता है सिर्फ उसकी वैल्यू आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करी जाती है। जो बीच में प्रोसेसर के लिए आपको मैंने फ़ोन का एग्जांपल देता ना कि फ़ोन में कैमरा परचेज कर रहे हो, स्क्रीन परचेज कर रहे हो, टेम्पर परचेज कर रहे हो, ग्लास परचेज कर रहे हो, आप अंदर का वो स्ट्रक्चर परचेज कर रहे हो, मदरबोर्ड परचेज कर रहे हो, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं होता। पर जब वो सारा कुछ एक फ़ोन में लग गया है उसके बाद सारा टोटल निकालते कितना पैसा लगा फ़ोन में, फिर वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है। तो एक तरह से एक बार ही काउंट होता है। अगर हम दो बार काउंट करने लगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा कि आपने जब सामान लगाया, जब सामान जैसे फ़ोन के अंदर कैमरा लगाना था, कैमरा खरीदा, स्क्रीन खरीदी, ये खरीदी जब भी आपने नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और जब ये फ़ोन बेचा, फ़ोन में भी कॉस्ट लगा रखी कैमरे की, उसकी स्क्रीन की जो आपने खरीद के पहले भी जीडीपी में लगा दी, तो फिर इसको कंट्रीब्यूट कर दिया जीडीपी में, तो दो बार कंप्लीट होगी, तो उसको कहते हैं डबल काउंटिंग, ठीक है। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ये होती है, मैंने बता भी दिया आपको, अब बाकी पढ़ सकते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है वो भी आपको पता होगा कि कंपनसेशन पे करने के बाद जो भी एम्प्लॉय को बचता है, मतलब प्रॉफिट रेंट और इंटरेस्ट जो भी होता है ना वो होता है, क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस जिसे कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले में पुट होता है बस, तो ठीक है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आता है आपका मनी के बारे में कि मनी क्या होता है और मॉडर्न इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। मनी के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँगा आपको, मनी के बारे में मतलब छोटी सी उम्र में सीख जाते हो मनी के बारे में, क्योंकि मनी सबसे बेसिक चीज़ है आज के लिए, ठीक है। तो मनी के बारे में इतना नहीं बताऊँगा, सिर्फ आपको बताऊँगा क्या क्या है, आप पढ़ सकते हैं। मनी क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखिए, फंक्शन मनी के लिखे हुआ है, मनी क्या क्या करता है। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए आप मनी को यूज़ कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी की अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। आप उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हो कि आपके हाथ में 100 का नोट है तो आप वैल्यू मेजर कर सकते हो, भाई इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू होती है, मनी को सेव करने के लिए पैसे मतलब स्टोर करने के भी पैसे होते हैं, समझ रहे हो। अगर आप अपना मनी को सेव करके रख रहे हो तो उसकी फिर भी वैल्यू होती है, ये ऐसा नहीं है आपने घर में सेव कर लिया उसकी मनी की वैल्यू नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो स्टोर ऑफ वैल्यू मनी की होता है, आप उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट भी होती है मनी से कि मनी ईजियर बना देता है सेटल करने में, डेफर्ड फ्यूचर पेमेंट ऐसा नहीं है मनी आपके हाथ में तो आप आज ही पेमेंट कर सकते हैं, मनी की हेल्प से आप फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ फंक्शन दिया हुआ है कि मनी का काम कैसे कैसे होता है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, कैन बैंक और पेपर मनी परफॉर्म ऑल द फंक्शन अलोन। क्या बैंक मनी और जो आपके हाथ में पेपर मनी है, जो आपके नोट होते हैं हाथ में, क्या सारे फंक्शन अकेले वो कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। तो इसका आंसर है नो, ठीक है। आंसर नो क्यों आप नीचे पढ़ सकते हैं कि बैंक मनी और पेपर मनी दोनों ही सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर मनी जो होता है ना उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होती, ठीक है। क्योंकि भाई इन्फ्लेशन आपको पता, आपके घर में आपने पैसा जोड़ के रखा हुआ है, उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। वो आज 1 लाख रुपये आपने सेव करा है, 10 साल बाद 1 लाख रुपये नहीं रहेगा वो, तो उसकी वैल्यू गिर रही है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि उस पैसे की वैल्यू उतनी बनी, आज भी आपके लिए 1 लाख वैल्यू है तो आगे जाके उसकी वैल्यू 1 लाख ही रहेगी, तो वो होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। आप लगा लो आज आपने 1 लाख घर में रखा, 10 साल बाद उसको घर से बाहर आपको मिला, आप घर में कि भाई घर में मेरे पे 1 लाख रुपए पड़ा है, ठीक है। आज जो आपके लिए 1 लाख की वैल्यू है वो 10 साल बाद 1 लाख की वैल्यू नहीं रहेगी, 1 लाख की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो जो आज आपके लिए 1 लाख की वैल्यू वो आगे जाके नहीं होगी, ठीक है। तो पेपर जो नोट होता है ना उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो डेप्रिशिएट करता चलता है, या लगा लो इन्फ्लेशन उसमें लगता चलता है, तो इन्फ्लेशन से महंगाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम होती चलती है। और जो बैंक मनी होता है उसको पब्लिक ट्रस्ट और रेगुलेशन के अंडर काम करना पड़ता है, ठीक है। और वो लीगल टेंडर मनी होता है, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हैं, सब कुछ बेसिक चीज़ें 11th क्लास की चीज़ है। एवोल्यूशन मनी मतलब
पैसे का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब कैसे कैसे पैसा मतलब बढ़ता रहा। कि आपको पता है सबसे पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम, जिसमें पैसा कुछ नहीं होता रहा, बस गुड्स का लेन देन होता रहा। कि आपको चावल चाहिए, सामने वाले को टायर चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपसे पूछोगे तेरे को टायर चाहिए, हाँ वो कहेगा, आप आपसे पूछोगे आपको चावल चाहिए, कहेगा चाहिए, और आप वो आपसे पूछेगा कि आपको टायर चाहिए, जहाँ चाहिए। जब म्यूचुअली आप दोनों वो कर लोगे, अपने आप समझौता कर लोगे, तो वो आपको टायर दे देगा, आप उसको चावल दे दोगे। तो बार्टर सिस्टम ही होता था। ये गुड्स के बदले गुड्स दे देते थे, पैसे का लेन देन होता ही नहीं था। आप ही कहते हैं मेरे पास ये तू ये रख ले, तो अपना मेरे को दे दे, ठीक है। ये बार्टर सिस्टम होता रहा। फिर आया कमोडिटी मनी, जिसमें भाई गोल्ड वगैरह चलने लगे थे। आपको पता है कि एक समय फिर ये आया था आगे जाके राजा महाराजों के टाइम पे, जब सोने के सिक्के चला करते थे, मतलब करेंसी नहीं होती थी, मतलब सोने के सिक्के बाद में आएंगे, पहले ही चलती थी। ठीक है, आप इसको स्किप भी करेंगे तो भी चलेगा, पर ये पढ़ लेना आप, सोने के सिक्के नीचे गलती से बता रहे मैंने ऊपर। कमोडिटी मनी होती है, जिसमें आप कमोडिटी से बदलते थे, कैटल, सॉल्ट, कि भाई ये खरीद ले मेरे से, ये ले ले मेरे से, ठीक है, और मेरे को अपनी चीज़ें दे दे, ठीक है, ये होती थी। और मेटेरियल मनी कौन सा होता है, यहाँ पर डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड होता था, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर दोनों को चाहिए होना चाहिए। आपके पास राइस है, सामने वाले के पास टायर है, तो दोनों को चाहिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको चाहिए, सामने वाले का नहीं, मेरे को राइस चाहिए ही नहीं, आपको टायर चाहिए, और तो वहाँ पे आप बार्टर सिस्टम नहीं चला सकते। बार्टर सिस्टम चलता भाई दोनों की उससे डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड पे चलता है, मतलब दोनों की एग्रीमेंट होना चाहिए। उसको चावल चाहिए, आपको उसका टायर चाहिए, तो बार्टर सिस्टम चलता है। पर ऐसा भी तो कुछ ना होना चाहिए ना कि आपको वो सामान चाहिए, सामने वाले को नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर चल रहा था कमोडिटी मनी। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ भी चाहिए तो आप सामने वाले को या तो नमक दे देते थे, सॉल्ट वगैरह, कैटल वगैरह दे देते थे, और सामने वाले सामान खरीद लेते थे। तो एक तरह से ये करेंसी का काम करता रहा। उस टाइम पे करेंसी नहीं थी तो कमोडिटी मनी चलती थी, क्योंकि मनी नाम में है तो कमोडिटी मनी चलती थी। मेटेलिक मनी आ गया, उसके बाद मेटेलिक मनी क्या होता है, गोल्ड के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कॉपर का सिक्का, या लगा लो कोई या मतलब कुछ भी मतलब कीमती चीज़, कीमती मेटल, वो चलने लगा। फिर गोल्ड वगैरह चलने लगा राजा महाराजों का टाइम में। फिर उसके बाद अब पेपर मनी चलने लगा था। पेपर मनी में क्या था, नोट वगैरह चलते रहे, 100 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट और 200 का नोट, ये नोट चलने लगे पेपर मनी। अब क्या चलने लगा, अब बैंक मनी भी चलने लगा साथ साथ में। क्रेडिट कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया है, ठीक है, बैंक से इधर से उधर चले जाता है, ठीक है। और फिर आप तो समझ गए होंगे एवोल्यूशन कैसे हुआ, आपने पढ़ा हुआ है 11th में। फियाट मनी क्या होता है, ये आपको पता है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है बार्टर सिस्टम की। फियाट मनी के बारे में पूछा हुआ है, और बार्टर सिस्टम की क्या लिमिटेशन होती है ये पूछी हुई। फियाट मनी आपको पता होगा, जो भी करेंसी इशू करिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, और उसकी कोई अपनी इंस्टेंट वैल्यू नहीं है अपनी, ठीक है, और फिर भी लीगल टेंडर के मतलब लीगली एक्सेप्ट करी जाती है, ठीक है, पब्लिक से, लॉ से, उसको कहते हैं बार्टर, उसको फियाट मनी कहते हैं उसको, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, ये कोई फिजिकल कमोडिटी के उस पर बेस पे बैक नहीं की जाती इसको, ठीक है। ये तो आपको इतना सिंपल पता है, ये बेसिक चीज़ है। फियाट मनी अपने 11th 12th पढ़ा हुआ है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन क्या है तो आपको सबको पता है, डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड होनी चाहिए। अगर आपके नहीं है तो भाई एक ड्रॉबैक है इसका, आप लगा लो, वही बात मैंने ऊपर जो बताई थी, आपके पास राइस है, उसके पास टायर है, आपको टायर चाहिए पर उसको राइस नहीं चाहिए, आप कैसे बार्टर सिस्टम चलाओगे भाई। बार्टर सिस्टम जब चलता है ना कि आपको टायर चाहिए, उसको आपके चावल चाहिए, तो ये होता रहा। अगर आपको उसको टायर चाहिए, उसको चावल चाहिए नहीं, तो बार्टर सिस्टम चल ही नहीं सकता, तो वहाँ पर दिक्कत होता था। ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। मेजर ऑफ वैल्यू नहीं थी भाई। अब आप कैसे पता करोगे कि मेरे को उससे चावल खरीदने हैं, मतलब मेरे को उसका टायर खरीदना है, उसको मेरे चावल खरीदने हैं। अब आप कैसे जज करोगे कि मैं अपन टायर के बदले कितने चावल दूँ, या मेरे चावल के बदले वो कितने टायर मुझे देगा, ये जज करना मुश्किल है। आपके पास एक कट्टा चावल है, उसके बाद एक टायर है, क्या आप पूरा एक कट्टा चावल दे दोगे एक टायर के लिए? नहीं दोगे ना, तो मेजर करना मुश्किल होता रहा। तो वैल्यू किसी चीज़ की होती नहीं थी उस टाइम पे, कितनी वैल्यू इस चीज़ की, कोई बार्टर सिस्टम चलता रहा, तो ये मुश्किल होता रहा भाई। ये जज करना भाई, एक सामान के बदले दूसरा सामान कितना दिया जाए, एक टायर के बदले मैं कितने चावल दूँ से, तो ये वो पता करना मुश्किल होता रहा। डिफिकल्ट करना होता रहा स्टोर में, भाई वही है, पैसा क्या है, जेब में डाल लिया, घूम लिया आराम से। स्टोर करना इजी है, स्टोर करना आसान है। वेल्थ मतलब वेल्थ आपने मान ली 1 करोड़ रुपये कमा लिया आपने, 1 करोड़ घर में सेव करना आसान है, बैंक में सेव करना आसान है, सेव कर लोगे। पर आपके पास बार्टर सिस्टम में गुड्स हैं, गुड्स को कहाँ पे सेव करोगे? आटा, चावल, चीनी आपस में बार्टर सिस्टम में चलता है कि आपके पास चावल है, मतलब आपके पास आलू है, सामने वाले का टमाटर है, अब लगाओ, उसको स्टोर नहीं कर सकते आप। आपको पता है कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगा, तो वेल्थ आपके लिए तो वेल्थ है उस टाइम पे वो वाटर सिस्टम में, आप उसको पर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसकी अपनी एक लाइफ होती है, वो ख़राब हो जाएगा, नहीं तो पेरिश हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी कोई स्टोर नहीं कर सकते थे आप इसको वाटर सिस्टम में, तो गुड्स इसको स्टोर नहीं कर सकते। पर आज के टाइम पर स्टोर कर सकते हो पैसे को, ठीक है, आराम से स्टोर कर सकते हो। इंडिविजुअलिटी की तो भाई बात है भाई, ये ईजिली डिवाइड नहीं हो पाता रही, कितनी वैल्यू मतलब देनी चाहिए सामने, ठीक है, कितने सामान के लिए कितनी वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है, ये भी पता करना बहुत मुश्किल होता रहा। और डेफर्ड पेमेंट करना मुश्किल होता रहा कि आप कहो कि भाई एग्रीमेंट फ्यूचर पेमेंट, कि आप कहो कि भाई मैंने तेरे से आलू ले लिया, अब मैं तेरे को 1 महीने बाद टमाटर दे दूंगा। अब भाई वो बात करनी मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि आपके तो 1 महीने बाद जो आपके पास टमाटर वैसे ख़राब हो जाएंगे, तो आप फ्यूचर पेमेंट उसको नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो गुड्स है वो भाई आपके पास लिमिटेड टाइम के लिए गुड्स है, मतलब उसकी एक लाइफ है, टमाटर की एक लाइफ है, तो उसकी डेफर्ड पेमेंट आप मतलब फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते उस चीज़ से। डिफरेंट मोटिव्स क्या है होल्डिंग, मतलब पैसे होल्ड करने के
डिफरेंट मोटिव्स क्या है फॉर होल्डिंग मनी, पैसा होल्ड करने के डिफरेंट मोटिव क्या होते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए आप पैसा होल्ड करते हो, इसके लिए करते हो, स्पेकुलेट करने के लिए, मतलब मार्केट में पैसा घुमाने के लिए आप पैसा होल्ड करते हो, ठीक है। अपने एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड जो भी एक्सपेंस है उसको मतलब मीट करने के लिए, एक्सपेंसेस जो भी मतलब एकदम से किसी एक्सीडेंट हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो उसमें पैसा काम आ सकता है। कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसा काम आ सकता है, ठीक है। कोई भी पैसा स्पेकुलेट करने के लिए, मार्केट में पैसा घुमाने के लिए पैसा काम आ सकता है। कोई भी एसेट वगैरह खरीदने के लिए काम आ सकता है पैसा। तो ये पैसे ही मोटिव होते हैं। डिफरेंशिएट करना है बिटवीन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड एसेट डिमांड फॉर मनी, इसमें आप पढ़ सकते हैं। ईजी तो है बिल्कुल ये, ठीक है। आप पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ईजी चीज़ें, तो वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। मेटालिक मनी और पेपर मनी क्या होता है सबको पता है भाई, सिक्के और नोट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, सिक्के और नोट में क्या डिफरेंस होता है, ये तो आप पढ़ लेंगे, दिखा रहा हूँ आपको, अपने आप पढ़ सकते हैं आप। ये दिखा दिया मैंने आपको। हाई पावर्ड मनी क्या होता है और हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। हाई पावर्ड मनी वो मनी होता है जो रिजर्व बैंक मॉनेटरी बेस पे, हाई पावर्ड मनी वो होता है पब्लिक, हाई पावर्ड मनी वो होता है जिसके अंदर करेंसी होती है, वो मतलब करेंसी वो होती है जो जिसके अंदर कैश रिजर्व भी होता है और जो सेंट्रल बैंक के साथ उसने रखा होता है। हाई पावर्ड मनी आपको पता होगा, 12th पढ़ा है आपने। हाई पावर्ड मनी को कहते हैं रिजर्व मनी, कहते हैं एक तरह से, ठीक है। रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस कहते हैं। हाई पावर्ड मनी के अंदर क्या आता है, करेंसी आती है जो लोगों के पास है, ठीक है। कैश रिजर्व जो भी आप बैंक के पास है, जो सेंट्रल बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास रखा हुआ है, वो भी हाई पावर्ड मनी है, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट एंड फॉर्म द बेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम का फॉर्म बनाने के लिए हाई पावर्ड मनी बनाया गया होता है, मतलब कैश रिजर्व बनाया होता है, करेंसी वगैरह बनाई होती है, तो हाई पावर्ड मनी होती है। आपको पता है, आपने 11th 12th पढ़ी है या आप पढ़ सकते हैं ईजिली, ठीक है। याद हो जाएगा आराम से, यार समझ नहीं आ रहा तो फिर भी, ठीक है। इन्फ्लुएंस क्या होता है इसका मनी सप्लाई पर, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ईजी चीज़ है। अभी यहाँ पे एक थ्योरी आ गई कि फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होती है, एग्जांपल के साथ बताओ, और उसके क्रिटिसिज्म क्या होते हैं ये बताओ, ठीक है। तो ये थ्योरी आप अपने आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेंगे तो ये आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैंने समझा भी दिया है, फॉर्मूला भी बता दिया है, ठीक है उसका, और मैंने फॉर्मूला लगा के एग्जांपल भी दे दिया था कि आपको पता भी लग जाए कि फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो एक तरह से आपके साथ साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्रिटिसिज्म, इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है वहाँ पर दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, 5 क्रिटिसिज्म दिए हुए हैं, ठीक है। अब एक और थ्योरी आ गई, मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी फॉर डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। ये थ्योरी, ये भी वही थ्योरी ऊपर की तरह, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसका मैंने दे दिया है फॉर्मूला, दे दिया है फॉर्मूला, ये चीज़ें क्या लिखी हुई है ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है बस। और उसके आर्ग्यूड दैट, मतलब क्या उसमें हुआ था वो भी दिया हुआ है, ठीक है। कंपोनेंट क्या होता है मनी सप्लाई का, और विच कंपोनेंट आर इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट आपको पता है मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। करेंसी है आपके हाथ में, जो पब्लिक के हाथ में करेंसी है, एक तो वो मनी सप्लाई में होता है। मनी सप्लाई में डिमांड डिपॉजिट होता है, चेक वगैरह जिसे कहते हैं, चेक वगैरह डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है। तो एक मनी सप्लाई के अंदर ये चीज़ आती है। पैसा का मतलब लगा लो, पैसा घूमने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। एक तो लोग हाथ में करेंसी है, ये पैसा मतलब मनी सप्लाई को कंट्रीब्यूट करती है, मनी सप्लाई बढ़ाती है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट, चेक वगैरह से भी पैसा इधर उधर होता है, ठीक है। टाइम डिपॉजिट होते हैं, जो बैंक के पास पैसा है वो विड्रॉ नहीं हो सकता, ठीक है, बिना पेनल्टी के, मतलब एक टाइम पे विड्रॉ हुआ वो लेस लिक्विड होता है, तो उसको भी टाइम डिपॉजिट पैसे में आ गया ना एक तरह से। फिक्स डिपॉजिट जैसे आपके होती है, एक फिक्स टाइम तक के लिए वो लॉक हो गया पैसा, आप उसको पहले नहीं निकाल सकते, पहले निकालोगे पेनल्टी लगेगी। तो ये भी उसके अंदर आता है, मनी सप्लाई के अंदर आता है। अदर डिपॉजिट जो भी आरबीआई के पास है वो भी उसके साथ आते हैं, मतलब उसके अंदर आता है मनी सप्लाई के अंदर। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से होते हैं आपको पता है, 4 कंपोनेंट होते हैं, M1 M2 M3 M4। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करा हुआ है, पर मैंने सिर्फ ये बता देता हूँ 4 कंपोनेंट होते हैं आपके अंदर, ठीक है। और चारों के अंदर बता दिया मैंने क्या क्या आते हैं। आपने 11th 12th पढ़ा भी हुआ है। M1 में ये चीज़ें आती हैं, M2 में ये आती हैं, ठीक है, M3 में ये आती है, M4 में ये आती है, आप पढ़ सकते हैं। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है और उसके लिमिटेशन क्या होते हैं। क्रेडिट क्रिएशन एक प्रोसेस है जिससे कमर्शियल बैंक जो है ना पैसा बनाता है, पैसे से पैसा बनाता है। अब देखो सिंपल भाषा में बनाओ, 11th 12th आपने पढ़ा हुआ, क्रेडिट कैसे, मतलब सेंटर कमर्शियल बैंक पैसा कैसे कमाता है। आप लगा लो, आप इकोनॉमी के अंदर, आप लगा लो देश के अंदर आप सिर्फ 3 लोग हैं, ठीक है। एक तरह के मान लो इकोनॉमिक्स में ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे 3 सेक्टर इकोनॉमी, दुनिया में कितने सेक्टर हैं, इंडिया में कितने सेक्टर हैं, और वहाँ पर हमने माना था कि सिर्फ कंट्री में 3 सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है। ऐसे इकोनॉमिक्स में मान लेते हैं। आप क्रेडिट क्रिएशन में मान लो कमर्शियल बैंक को पैसा कैसे कमाता है। आप लगा लो आपने बैंक में जाके 1 लाख रुपये डिपॉजिट करके आप घर आ गए। अब बैंक उस पैसे को रखेगा तो है नहीं, बैंक क्या करेगा, उसका कुछ % तो बैंक में रखेगा और बाकी का दे देगा लोन,
जो लोन लेने आएगा उसको दे देगा, उससे ले लेगा इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ले लेगा। और आपको जब भी पैसा चाहिए होगा आप भी उसको वापस निकाल लोगे। तो बीच में कमर्शियल बैंक ने क्या करा, पैसा कमा लिया, आपने पैसा डिपॉजिट करा, आपका पैसा उनने शाम को सामने वो दे दिया, लोगों को लोन दे दिया उस पैसे का, ठीक है, उस पैसे से इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है, आपका 1 लाख आपको लौटा भी दिया आपको जब चाहिए होगा, ठीक है, जिसने लोन लिया था उसने लोन भी रीपे कर दिया। तो आपको क्या हुआ, जो ऊपर का उन्होंने इंटरेस्ट कमाया वो बैंक का हो गया। तो बैंक का काम यही होता है, एक से पैसा लेना, दूसरे को पैसा देना, और बीच में जो इंटरेस्ट आया वो कमाना, वही कमर्शियल बैंक का काम होता है। कमर्शियल बैंक के नाम में ही कमर्शियल है, कमर्शियल का मतलब ही होता है कि पैसा कमाना, मतलब पैसे रिलेटेड, ठीक है। सेंट्रल बैंक वगैरह वैसे बैंक नहीं करते ज़्यादातर ये, ठीक है। कमर्शियल बैंक का मोटिव होता है, प्राइवेट बैंक का काम यही है, सरकार से थोड़ी पैसा आ रहा है उनको, पैसा कहाँ से कमाएंगे वो, इससे कमाते हैं वो पैसा। लोगों ने डिपॉजिट करा, वो पैसा देंगे, किसी को लोन दे देंगे, लोन में जो भी इंटरेस्ट आएगा वो खुद रख लेंगे, और सामने वाले का जो पैसा था वो वापस भी कर देंगे जब उसको चाहिए होगा, ठीक है। ऐसा ही होता है, ठीक है। एक से पैसा लिया दूसरे को लोन दे दिया, ठीक है, दूसरे से पैसा लिया तीसरे को लोन दे दिया, यही काम चलता रहता है, ठीक है। और आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, आपको अगर पढ़ना है वैसे मैंने समझा दी, आप पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम इंग्लिश में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। लिमिटेशन क्या होती है भाई, पैसे से पैसा बनाने के लिए बैंक के पास है, ये बैंक के पास 1 लाख रुपये आए, अब वो 1 लाख का 1 लाख थोड़ी दे देगा उधर, ऐसा थोड़ी है भाई कि 1 लाख रुपए उसके पास आए, चलो 1 लाख का कोई लोन मांगने आया तो 1 लाख सामने वाले को पकड़ा दी, ऐसा नहीं होता। कुछ % ऑफ मनी एक रिजर्व बना के चलना पड़ता है, ऐसा नहीं है पूरे 1 लाख रुपए दे दी, 1 लाख में से 70,000 दे देगी, 60,000 बैंक दे देगी, मतलब कुछ ना कुछ मिनिमम डिपॉजिट रखना पड़ता है हर पेमेंट पे। ऐसा नहीं है सारा पैसा बैंक किसी को लोन दे देगी, एकदम से आप पैसा बैंक में मांगने आ गए अपना कि लाओ भाई मेरे बैंक से मेरे पैसे निकालने, लाओ मेरे 1 लाख रुपये, कहाँ से लाएगा बैंक, बैंक के सामने लोन दे रखा है, वापस मांग भी नहीं सकता। तो इसलिए सिक्योरिटी के लिए बैंक कुछ ही पोर्शन जो होता है वो बचा के रख लेता है आपके पैसे का। तो कैश रिजर्व रेशियो उसको बना के चलना पड़ता होता है, जो कि काम आ जाएगा उस टाइम पे जहाँ पे पैसा कोई मांगने अपना आ गया तो, ठीक है। क्रेडिट वर्ती मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट वर्ती बोरोवर, ठीक है। बहुत इफ देयर इज लो डिमांड फॉर लो बोरोवर विल नॉट क्रेडिट वर्ती बैंक कैन नॉट एक्सपेंड क्रेडिट, ठीक है। आपको वही है भाई, अगर आपको बैंक को अपना कमर्शियल बैंक को पैसा कमाना है क्रेडिट क्रिएशन तो भाई एक क्रेडिट वर्ती बोरोर होना चाहिए, मतलब जो अच्छा पैसा, मतलब पैसा हमसे ले भी ले और हमको इंटरेस्ट दे भी रहे, ऐसा बंदा होना चाहिए। पर अगर ऐसे बंदे की डिमांड नहीं होगी, ऐसे बंदे होंगे नहीं, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा भाई, भूखा मर जाएगा, पैसा कमा ही नहीं पाएगा। पब्लिक प्रेफरेंस फॉर कैश भैया, अगर लोग कैश करना पसंद करने लग गए कि भाई कैश में सारी पेमेंट करेंगे, बैंक में जाएंगे, तो बैंक कहाँ जाएगा, क्रेडिट कैसे कमाएगा, अपना पैसा कैसे कमाएगा, समझ रहे हो। और कोई बैंक में पैसा जमा करेगा ही नहीं, बैंक में डालेगा ही नहीं पैसा, बैंक तो कंगाल हो जाएंगे। तो ये बैंक के लिए एक लिमिटेशन है क्रेडिट क्रिएशन के, क्रेडिट वो पैसा कमा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके हाथ में कोई पैसा नहीं है। अगर कोई लोन मांगने आएगा तो पैसा कहाँ से देगा, अपनी जेब से थोड़ी देगा। तो यही बात होती है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन में लिखी हुई, रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, तो उसमें भी भाई क्रेडिट क्रिएशन में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर बहुत मतलब इन्फ्लेशन आ गया, बहुत महंगाई होगी, लोग बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करेंगे पैसे को, ठीक है, और बहुत तंगी आ गई, लोगों के पास पैसे नहीं देगा, समझ रहे। तो ये भी एक दिक्कत होती है। क्रेडिट क्रिएशन किस चीज़ पर डिपेंड होती है, और कमर्शियल बैंक क्या कितना ही पैसे कमा सकते हैं जितना वो चाहें, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है भाई। एक तो फैक्टर दिए हुए हैं क्या क्या इफेक्ट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन को, मैंने ऊपर बताया, ये सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, लिमिटेशन और जो इसको क्रेडिट क्रिएशन को इफेक्ट कर रही है सेम चीज़ होती हैं, ठीक है। तो आप इसमें डरो मत, फैक्टर इफेक्टिंग, और आप इसमें दोनों में सेम चीज़ लिख सकते हो, लिमिटेशन और ये दोनों का एक ही बात है, इसमें लिमिटेशन पूछी हुई है, उसमें लिखा हुआ है इसको हार्म कौन करता है, इफेक्ट कौन करता है, तो ये बात ऊपर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम लिखी हुई है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या बैंक अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं लोगों के पैसे से, कि ऐसा है कि अनलिमिटेड ही कमा लिया भाई, एकदम से किसी से इतना इंटरेस्ट मांग लिया या इससे इतना पैसा है सारा का सारा दे दिया, तो इसका आंसर है नो, ठीक है। एक लिमिट होती है कि कितना पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है 1 लाख रुपए आया सामने वाले को 1 लाख रुपए लोन दे दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक रिजर्व बनाना होता है, रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती है, आरबीआई ने कह रखा है आप पैसा कमा लो, पर कुछ प्रपोर्शन आपको, जो टोटल पैसा आपके पास आया है डिपॉजिट के रूप में, उसका कुछ प्रपोर्शन भाई आपको बैंक में रखना ही पड़ेगा अपने पास, ठीक है। ऐसा नहीं सारे लोन दे दिया, ऐसा नहीं है, कुछ अपने पास रखो भी ताकि अगर सामने वाला मांगने आ जाए तो उसको देना भी है, ठीक है। पब्लिक बिहेवियर, फ्लो ऑफ मनी बैक इनटू बैंक एंड डिपॉजिट डिपेंड ऑन पीपल प्रेफरेंस टू होल्ड मनी इन द बैंक रेदर देन एज कैश। वही बात है, अनलिमिटेड पैसा कैसे कमाएगा भाई, लोगों का अगर बिहेवियर ऐसा होगा कि वो भाई बैंक का पैसा जमा करा नहीं रहे, वो कैश में ही सारी पेमेंट लेंगे अब, ठीक है। तो बैंक कहाँ जाएगा, ये भी तो भाई बैंक के लिए दिक्कत क्रिएट करेगा ना। तो यहाँ पे पैसा बैंक अनलिमिटेड पैसा नहीं कमा पाएगा, पैसा लिमिटेड भी नहीं कमा पाएगा। रेगुलेशन भी होती है, कुछ आरबीआई गाइडलाइंस भी होती है कि कितना पैसा तुम कमा सकते हो, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, ठीक है, कितना कुछ कर सकते हो, वो भी एक होती है, वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा डिमांड फॉर लोन्स, अगर लोन के लिए भाई डिमांड ही नहीं होगी तो पैसा कहाँ जाएगा, कैसे अनलिमिटेड पैसा कमा लेगा, लिमिटेड भी नहीं कमा पा रहा है बैंक, कोई लोन मांगने आया नहीं रहा, पैसा कहाँ से कमाएगा बैंक, तो ये भी दिक्कत करता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को, उसके बारे में पूछा। ये भाई आपने 12th में इतनी बार पढ़े होंगे कि आरबीआई के हाथ में क्या क्या क्वांटिटेटिव
एक्सपेक्ट्स है, इंस्ट्रूमेंट है और क्या क्या क्वालिटेटिव है, तो ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, आप अपने आप पढ़ सकते हैं। बैंक रेट क्या होता है कि जितने रेट पे आरबीआई उनको लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें आप ओपन मार्केट में बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करता है। कैश रिजर्व इशूज जो सेंट्रल बैंक सेटल करता है, ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। मतलब 12th पढ़ा हुआ है आपने, ईजी है बिल्कुल, ठीक है। और ये क्वान्टिटेटिव आ जाते हैं, क्वालिटेटिव आ जाते हैं, जिसमें पैसे रिलेटेड कुछ नहीं होता। ये समाज सेवा की बात होती है भाई कि ऐसा करो यार, जब मतलब महंगाई चल रही है, वो मतलब समझाएगा यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो आरबीआई होगा समझाएगा, मतलब कुछ बता पैसे के रिलेटेड नहीं कहेगा, भाई समझाएगा भाई जब भी भाई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, भाई तुम ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों से कलेक्ट करने के, ताकि इन्फ्लेशन कम हो सके, महंगाई कम हो सके। बैंक को समझाएगा ऐसा, ठीक है। और अगर आप हो गया, अगर कंपनी में रिसेशन आ जाए, बहुत तंगी आ जाए पैसे की, बहुत कंट्री डाउन जा रही है, तो वो रिजर्व बैंक कहता है भाई आप कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन दो। उस टाइम पे भाई कंट्री में तंगी है, किसी के हाथ में पैसा नहीं है, तो भाई उस टाइम पे आरबीआई कहता है कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दो लोगों को, ताकि लोग लोन लेंगे, कंट्री में पैसा घूमेगा और रिसेशन जो है, तंगी जो है, पैसे की कमी जो है देश में सही होगी, वापस से सही हो जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन आ रखा है, कंट्री में बहुत ही ज़्यादा पैसा घूम रहा है, महंगाई बढ़ने वाली है, तो वो बैंक आरबीआई कहता है, मोरल ड्यूटी की होती है उसकी आरबीआई की बताने का, वो कहता है भाई आप क्या करो, अभी इंटरेस्ट बढ़ा दो अपने लोन का, ठीक है, क्योंकि पैसा मार्केट में इतना पैसा घूम रहा है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो उससे बड़े क्या करो, पैसे का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे, सामने वाला लोन मांगने आएगा ही नहीं, लोन मांगने नहीं आएगा, लोन लेगा नहीं, वो लोन मांगने आएगा नहीं, लोन लेगा नहीं, तो मार्केट में पैसा घूमेगा नहीं, मार्केट में पैसा इतना घूमेगा नहीं, तो जो महंगाई बढ़ रही है वो सही हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो मोरल ड्यूटी होती है। ये आप पढ़ सकते हैं अपने आप क्या लिखा हुआ है कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होती है, ठीक है। और यहाँ पे लिमिटेशन फॉर पेपर मनी, पेपर मनी की लिमिटेशन क्या है भाई, पेपर मनी की वही होती है भाई कि रिस्क होता है उसको मतलब करने में, उसके एक तो इन्फ्लेशन होता है, पेपर मनी का एक तो ये रिस्क होता है भाई, इन्फ्लेशन चलता रहता है, महंगाई बढ़ती रह रही है, आपने 1 लाख रुपये आज घर में रखे, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं बचेगी, ठीक है। ईजिली कोई भी उसका फेक नोट बना लेता है, ड्यूरेबिलिटी नहीं है, कभी फट जाता है नोट ये, ठीक है। और कभी पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, कभी भी बैंक उसको बैन कर देता है, ठीक है। तो ये सब होता है, बैंक का पैसा आपका वो बैन नहीं हो सकता, बैंक में आपके 1 करोड़ रुपये भी हो, आरबीआई नहीं कहेगा भाई डिमोनेटाइज कर देता हूँ उसको, नहीं, और जो आपके हाथ में नोट है उसको डिमोनेटाइज कर सकता है, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आप पढ़ सकते हैं क्या होता है, ठीक है। और बाकी मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कैसे कैसे बैंक पैसा कमाता है, इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी आपको दे दिया मैंने। क्रेडिट कृष्ण आपको मैंने बताया कि बैंक पैसे कैसे कमाता है, उसके बारे में मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखो मैंने इतना तो आपको पढ़ा दिया है, इतना मैंने पढ़ा दिया है। 70 पेजेस की पीडीएफ है, मैं आपको कहूँगा कि इसमें मैंने 5 यूनिट है, आपको मैं वो दूंगा कि आप इसमें से 4 यूनिट ही कर लें, आखिरी वाली यूनिट ना भी करेंगे तो भी वो चल जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी यूनिट है। जो भी आखिरी चैप्टर है ना इस पीडीएफ का, वो मैंने इंक्लूड तो कर दिया यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पीडीएफ बनानी थी भाई, इंक्लूड तो करना था, इंक्लूड मैंने कर दिया। फिर भी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि भाई आखिरी वाली यूनिट को ना पढ़ें, ठीक है, आखिरी यूनिट को छोड़ दें, आप सिर्फ 4 यूनिट है उसको अच्छे से कर लें, भाई अच्छे से कर लें, वो न्यूमेरिकल पार्ट भी ईजी पार्ट भी है, तो आपको ईजिली हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नियर आ चुका है, सब करने चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। और जितना आपको समझ आ रहा है सिर्फ आप उतना करेंगे तो अच्छे मार्क्स ले आएंगे, सब करने जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जो पीडीएफ है ना भाई, आगे की पीडीएफ मैं दिखा नहीं सकता, क्यों नहीं दिखा सकता भाई, पीडीएफ आपको पता होगा पेड पीडीएफ होती है, ठीक है। तो पूरी पीडीएफ को तो भाई मैं स्क्रीन पर भी नहीं दिखा सकता, मेरे को भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो भाई मेरे को भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, मैं पूरी पीडीएफ यहाँ पर नहीं शो कर सकता आपको, ठीक है, क्योंकि पेड कंटेंट होता है, ठीक है। और पूरी पीडीएफ आपको पढ़नी है, पूरी पीडीएफ में मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, पहले तो ओवरव्यू दे देता हूँ। इस पूरी पीडीएफ के अंदर सारी तो थ्योरी है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके सिलेबस में, सारे तो क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, एक ही पीडीएफ के अंदर। उसके साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ, आगे जाके इसमें न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे एमपीसी, एपीसी वगैरह के, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वगैरह के, नेशनल इनकम वगैरह के, तो आगे इसमें न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं। तो आपको ऑल इन वन पीडीएफ है ये, ठीक है। तो आपको बस ये पीडीएफ याद कर लेनी है, पीडीएफ पढ़ लेनी है, तो आपके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल भी आपने कर लिए, ठीक है। और साथ साथ आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैं आगे की पीडीएफ आपको अभी नहीं दिखा सकता, आपको अगर आगे की पीडीएफ देखनी है, वो करनी है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करनी है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक मेरा कमेंट पिन मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना, एक कमेंट पिन मिल जाएगा आपको मेरा ही, वहाँ पर मैंने बताया हुआ कैसे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि भाई पूरी पीडीएफ मैं फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ शो नहीं कर सकता, क्योंकि पेड पीडीएफ होती है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको है भाई मेरे को पास होना है यहाँ पे, मतलब एटलीस्ट पास तो होना ही है, तो आपके लिए पीडीएफ वर्थ इट है। सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। सबसे बड़ी बात तो ये, वरना पढ़ तो आप बुक से ही भी लेते, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप जा सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे मैंने अपनी जीमेल आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं जो भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और वहाँ से मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैं भी और भी वीडियो डालने वाला हूँ, गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डालने वाला हूँ, वर्क फ्रॉम होम के बारे में डालने वाला हूँ, आपके एग्जाम के बारे में। चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लेना, और ठीक है, इस पीडीएफ को जल्दी से खरीद लो, मेरे से ले लो, ठीक है। और फिर पढ़ लो भाई इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया पीडीएफ है, ठीक है, एग्जाम में पास होने के लिए हेल्प करेगी, ठीक है। सब्सक्राइब कर भी कर लो।